E49 हिंदी। समझ गया, रूई ने विचार में डूबकर कहा। जब मेरी मार्शल परिपक्वता प्राप्त कर लेगी, तो क्या मैं स्क्वायर उम्मीदवार बन जाऊंगा? हेडमास्टर अरोनियन ने सिर हिलाया। जब तक आप दोनों शर्तें पूरी करते हैं, हाँ, आपको स्क्वायर उम्मीदवार माना जाएगा और हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। रूई ने भौहें सिकोड़ी। यह मार्शल अप्रेंटिस की सफलता की तरह कोई स्वप्रेरित स्वाभाविक घटना नहीं है। हेडमास्टर अरोनियन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। हो, मैं इस सवाल का जवाब तब दूंगा जब तुम स्क्वायर उम्मीदवार बनोगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है तो, रूई ने धीरे से उत्तर दिया। वे इस मामले में अविश्वसनीय रूप से जिद्दी थे। फे और केन ने मार्शल स्क्वायर को सफलता की प्रक्रिया के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना था। इसके अलावा स्क्वायर प्रशिक्षकों में से किसी ने भी इस मामले के बारे में एक इंच भी जानकारी नहीं दी। रूई ने मन ही मनाह भरी, उसे बस तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह दोनों शर्तें पूरी नहीं कर लेता। उसे संदेह था कि मास्टर अरोनियन के शब्दों के चयन के आधार पर पहली शर्त पहले ही पूरी हो चुकी होगी। उस स्थिति में, ये सबसे अच्छा था कि आगे बढ़ते हुए वह दूसरी शर्त को भी पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करे। लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो इससे वह जो कर रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उनकी मार्शल आर्ट निश्चित रूप से अभी तक मार्शल परिपक्वता तक नहीं पहुंची थी, ये वह महसूस कर सकते थे। वह ये जानता था, यह अभी भी बहुत तेजी से बदल रहा था और अपनी परिवर्तनशील अवस्था में था। यह अभी भी उस जगह तक नहीं पहुंचा था जहां वह इसे पहुंचाना चाहता था। यह अभी भी अधूरा था। इसके अलावा, रूई को संदेह था कि हालांकि उसे मौलिकता और विशिष्टता के लिए मूल रूप से एक मुफ्त पास मिला है, लेकिन मार्शल परिपक्वता तक पहुंचने में उसे अतिरिक्त कठिनाई हो सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी मार्शल आर्ट को पूर्ण मानने से पहले एक लंबी दूरी तय करनी थी। उसके पास सीमित संख्या में तकनीकें थीं, इसलिए उसके लिए सभी मार्शल आर्ट को अपनाना असंभव था। उसकी मार्शल आर्ट का आकार तब तक बदलता रहा जब तक कि वह सभी पहलुओं में समान रूप से पूर्ण नहीं हो गई। क्या आप किसी और विषय पर बात करना चाहेंगे? हेडमास्टर अरोनियन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, रूई ने कुछ देर रुकने से पहले कहा। इस समय मैं अन्य प्रतिनिधियों के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ? मैं तुम्हें नामों की एक सूची दे सकता हूँ। हेडमास्टर ने कंधे उचका दिए। लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हें उनके बारे में रणनीतिक जानकारी नहीं दे सकता, मुझे डर है। मेरे पास ऐसी ज्यादा जानकारी नहीं है, और अगर मेरे पास होती भी तो मैं तुम्हें नहीं देता। मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम्हारी जानकारी लीक न हो, जितना मैं कर सकता हूं। हालांकि तुम्हारी मार्शल आर्ट और युद्ध के बारे में विस्तृत और सामान्य जानकारी निस्संदेह प्रसारित होगी, लेकिन बहुत ज्यादा विशिष्ट और महत्वपूर्ण जानकारी फैलने की संभावना नहीं है। तो मैं नामों की सूची ले लूंगा। और सहायता के लिए धन्यवाद। रूई ने सिर झुकाया। बिल्कुल नहीं, अगर मैं इतना भी नहीं कर पाया तो मैं एक बेकार हेडमास्टर बन जाऊंगा। वह हंसा, और एक कागज पर कुछ लिखना शुरू किया, फिर उसे रूई को थमा दिया। ये लो, अगर और कुछ नहीं है, तो तुम जा सकते हो। रूई ने कार्यालय से बाहर निकलने से पहले बस सिर झुकाया। उसने उन दोनों के बीच कुछ दूरी बनाते हुए आह भरी। हेडमास्टर अरोनियन द्वारा उस पर डाला गया निष्क्रिय दबाव भी उसे परेशान कर रहा था। रूई को पता चल गया था कि वह उस प्रभाव को दबाने के लिए कुछ कर रहा था, और वह आभारी था। उन्होंने सूची पर नजर डाली और अक्षर दर अक्षर नामों की सावधानीपूर्वक जांच की। फ्रिट्ज शाखा की प्रतिनिधि फेलिसिया एर्नांड। फारून शाखा के प्रतिनिधि इयान नेपोमनिया चची। रवा शाखा के प्रतिनिधि अर्जुन एरिगैसी। फेलन शाखा की प्रतिनिधि मियामाट। ब्रिलिक्स शाखा के प्रतिनिधि बायरन हर्थ। नार्फिनियस शाखा के प्रतिनिधि व्योमिंग हुरिन। सिसिलिया शाखा के प्रतिनिधि एस्फांड हनाक्स। विलीमैन शाखा के प्रतिनिधि फ्रायंड गार्मोर। ह्यूल्फ्लम शाखा की प्रतिनिधि एना मैरियन। वेलेन शाखा के प्रतिनिधि सुरमन मालियाक। ब्रांडार शाखा के प्रतिनिधि डक सरमोंट। ग्रागोल शाखा के प्रतिनिधि सर्विल बिशा। फेरवोर शाखा के प्रतिनिधि अस्किन नोडेट। सरकार शाखा के प्रतिनिधि कैरेट्स ओमैगडे। वर्गाड शाखा की प्रतिनिधि फियोना रोशेम। उसका नाम अंतिम पर रुक गया। फियोना रोशेम। वास्तव में, उन्हें एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था जैसा कि उन्होंने संदेह किया था। बाकी नामों के बारे में तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। हालांकि, उन्हें संदेह था कि उनमें से ज्यादातर, अगर सभी नहीं, तो मार्शल समुदाय से थे। मार्शल परिवारों के वंशजों को उनके जैसे आम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा लाभ था। कम से कम, बहुत कम उम्र से ही मार्शल स्क्वायर से निर्देशित प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के मूल्यवान शिक्षण, प्रशिक्षण और विकास संसाधनों की अपार मात्रा तक पहुंच। भले ही उनकी प्रतिभा औसत से कम थी, लेकिन उनकी वंशावली ने उन्हें एक मजबूत लाभ दिया। इन वंशजों में से जो लोग बहुत प्रतिभाशाली थे, वे शीर्ष पर पहुंच गए। केन, फे और हैवर ऐसे ही उदाहरण हैं। सच कहूं तो नेल और वह खुद हास्यास्पद परिस्थितियों वाले बेतुके संघ की लोग थे। वे आदर्श से बहुत दूर थे। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा यदि सभी प्रतिनिधि मार्शल परिवारों के सदस्य हों। वह इस तथ्य से परिचित था कि फियोना रोशेम ही थी।
वह तुरंत छात्रावास में वापस गया और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। तो, ये दूसरी शाखाओं के प्रतिनिधि हैं, है न? केन ने सूची पढ़ते हुए भौहें सिकोड़ी। खैर, यह नहीं कहा जा सकता कि यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक है। वास्तव में, फे ने सूची पर नजर डालते हुए सिर हिलाया। इनमें से कुछ नाम जीत के लिए अनिवार्य रूप से बंद थे। फियोना रोशेम की तरह, रूई ने पूछा, और इयान नेपोमनिया चची। फे ने सिर हिलाया। वह कौन है? रूई ने पूछा। याद है मैंने तुम्हें कुछ समय पहले बताया था कि मार्शल समुदाय में हमारी पीढ़ी के 3 विलक्षण प्रतिभाशाली लोग थे। फे ने पूछा। फियोना और केन उनमें से 2 थे, मुझे याद आया। रूई ने सिर हिलाया। इयान नेपोमनिया चची उनमें से तीसरे हैं। फे ने कहा। मैं समझ गया। रूई की आंखें सिकुड़ गईं। तो वह एक राक्षस था, मूलतः यही बात फे उसे बता रही थी। तो वह केन जितना ही शक्तिशाली है। रूई ने भौहें उठाईं, जबकि केन ने नाक भान सिकोड़ी। वह एक असुरक्षित बदमाश है। केन ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह फियोना और मुझसे कुछ साल बड़ा है। जब हम दोनों साथ आए, तो वह हमेशा हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता था। हम दोनों में से कोई भी उसके अहंकारी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर आपने उसके खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया? मुझे याद नहीं है। केन ने कंधे उचका दिए। वह 10-0 से हार गया। फे ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। ये 7-3 था। केन ने चिल्लाया। अरे, तो तुम्हें याद है? उसके चेहरे पर शरारती आत्मसंतुष्टि की झलक उभरी। रूई ने आह भरी क्योंकि उन दोनों के बीच नियमित बहस चल रही थी। ठीक है, बस इतना ही काफी है। उसने दोनों को अलग अलग किया। क्या वे सभी मार्शल परिवारों के वंशज हैं? हाँ, केन ने उत्तर दिया। समझ गया। रूई ने आह भरी। कम से कम, इससे तो ही आसान हो जाती है। तुम मुझे उनके बारे में क्या बता सकते हो? ईमानदारी से कहूं तो, ज्यादा कुछ नहीं। फे ने आह भरी। 2 साल हो गए हैं, हमारे पास जो जानकारी है वह बहुत पुरानी है। देखो, हम सब 2 साल में कितने आगे बढ़ गए हैं। रूई ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। बस मुझे बताओ कि उनके पास किस तरह की मार्शल आर्ट है। जरूर, फे ने सहमति जताई। मैं फियोना और इयान को सबसे अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मैं उनसे शुरुआत करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फियोना एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जो अपनी प्रतिभा और सभी क्षेत्रों के प्रति लगाव के साथ युद्ध के सभी पहलुओं में अपार महारत रखती है। दूसरी ओर इयान कहीं ज्यादा विशेषज्ञ है। किस में विशेषज्ञता? वह श्वास तकनीक में विशेषज्ञ हैं। दिलचस्प। रूई के चेहरे पर जिज्ञासा की झलक दिखी। उसने पहले कभी श्वास तकनीक विशेषज्ञ के बारे में नहीं सुना था, निश्चित रूप से अकादमी में कोई नहीं था। उसने बहुत कम उम्र में ही सांस लेने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। मुझे नहीं पता कि अब वह कितना ताकतवर है, फे ने कहा, लेकिन उसकी प्रतिभा और उसकी उम्र को देखते हुए, उसके पास एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत मार्शल आर्ट होनी चाहिए। मैं उसके साथ सावधान रहने का सुझाव दूंगा। ये याद रखूंगा, रूई ने कहा। कोई और? अगर मुझे सही से याद है तो फेलिसिया एक ही तकनीक का प्रयोग करने वाली थी। केन ने जोर से सोचा। ठीक है, हालांकि जब हम पिछली बार मिले थे तो उसने केवल 2 तकनीकों में ही महारत हासिल की थी। फे ने कहा। गर्मी तकनीक, मार्शल आर्ट का एक और प्रकार जो रूई ने पहले नहीं देखा था। उसने निश्चित रूप से अप्रेंटिस लाइब्रेरी में तापमान आधारित तकनीकें देखी थीं, लेकिन वह उनसे परिचित नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि फेलिसिया एर्नैंड क्या करने में सक्षम होगी। अर्जुन एरिगेसी एक बहुत ही मजबूत रक्षात्मक फाइटर है। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, केन ने बताया। मुझे भी उस समय उसे चोट पहुंचाने में परेशानी हुई थी। फे ने सहमति जताई। वैसे, मिया एक ध्वनि आधारित लड़ाकू है। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ओह, आपको बायरन से सावधान रहना होगा, केन ने सूची में नीचे जाते हुए कहा। वह एक नव स्ट्राइकिंग मार्शल आर्टिस्ट है। जब वह आपकी नसों पर वार करता है, तो वे वास्तव में बहुत चोट पहुंचाती हैं और वह हर तरह की हरकतें कर सकता है। एक तंत्रिका हड़ताली मार्शल आर्ट। रूई, व्योमिंग कंपन से लड़ता है, फे ने कहा, जिससे रूई की नजर भ्रमित हो गई। कंपन, होह, उसने दिलचस्पी से कहा, मुझे इस पर और गौर करना होगा, और क्या? ठीक है, एस्फांड, अगर मुझे सही याद है। फे और केन ने अन्य सभी प्रतिनिधियों के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे, वह सब बता दिया। अंत में, इससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हालांकि, जो कुछ भी उन्होंने सीखा वह बेहद दिलचस्प और रोमांचक था। उनमें से हर एक रंगीन और विशेष था। विष, गर्मी, श्वास, कंपन, तंत्रिका घर्षण, ध्वनि और गूढ़ प्रकृति की कई अन्य तकनीकें। कुछ मायनों में, रूई को इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। अगर वे साधारण और सामान्य होते तो वे अपनी अपनी अकादमियों के शिखर पर कैसे पहुंच सकते थे? ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। हाजिन अकादमी में जिन 5 लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का मौका मिला था, उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। वे सभी अपने अपने तरीके से पथभ्रष्ट थे। सवाल ये था कि रूई अन्य प्रतिनिधियों के मुकाबले कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी।
इस सवाल का जवाब देना मुश्किल था। इन मार्शल आर्टिस्ट्स की मार्शल आर्ट मानक से काफ़ी अलग थी। इनमें से कई मार्शल आर्ट और तकनीकों के खिलाफ उसके पास पहले से कोई अनुभव नहीं था। इसके अलावा, उसे यकीन नहीं था कि उसके पास इनमें से कई मार्शल आर्ट को हराने के लिए उपकरण हैं। इसके अलावा, वॉइड एल्गोरिथम निश्चित रूप से इनमें से कई मार्शल आर्ट तकनीकों का सामना करने के लिए अयोग्य था, भले ही वह इसके प्रति उदार था। इसका कारण ये था कि वॉइड एल्गोरिथम को अभी तक गया आधारित मार्शल आर्ट के लिए अनुकूलित नहीं किया गया था, जिससे ये कम प्रभावशाली हो गया। रूई ने पहले ही इस कमी को पहचान लिया था, लेकिन उसे अभी भी इस पर काबू पाना था, हालांकि उसने कुछ कदम उठाए थे। दुर्भाग्यवश, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास होता गया कि यह महत्वाकांक्षा कितनी कठिन थी। NOVELBE.com वह ऐसी जादुई मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए समाधान कैसे शामिल कर सकता था? ये वास्तव में एक उलझन भरी समस्या थी। इसके अलावा, यह एक या दो या मुट्ठी भर कठिन तकनीकें नहीं थीं, बल्कि उनमें से कई थीं। हालांकि एल्गोरिथम प्रणाली के कई मूल तत्व अभी भी पूरी तरह से उपयोगी थे, फिर भी एल्गोरिथम के द्वितीयक भागों का उपयोग करना काफी कठिन हो गया था। फिर ये तथ्य था कि रूई ने अभी भी वॉइड एल्गोरिथम की व्यवहार्यता समस्या को ठीक नहीं किया था। मूल रूप से इस एल्गोरिथम को समझना संभव नहीं था, ये बहुत जटिल था, बहुत कठिन था, मानसिक रूप से बहुत गहन था। यह मूल रूप से तभी काम करता था जब इसे शाब्दिक रूप से हाई स्पीड कंप्यूटर पर चलाया जाता था। अपने दूसरे संज्ञानात्मक विकास चरण से प्राप्त संज्ञानात्मक प्रोत्साहन और मार्शल अप्रेंटिस में सफलता के कारण, वह इसके एक हिस्से में महारत हासिल करने में सक्षम थे, लेकिन इस संबंध में उन्हें अभी भी कुछ और करना था। शायद उनकी मार्शल आर्ट तभी मार्शल परिपक्वता तक पहुंच पाएगी जब वे किसी तरह इस समस्या पर काबू पा लेंगे। ये सबसे खराब स्थिति थी। उसके सामने कई बाधाएं थीं। फिर भी, प्रतिनिधियों के खिलाफ उसकी लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। उनके पास इस बारे में निर्णय लेने के लिए बहुत अधिक जानकारी का अभाव था कि उनके साथ उनकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी, या वह जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन एक बात जिस पर वह पूरे आत्मविश्वास से भरोसा कर सकता था कि मार्शल अकादमियों की सभी शाखाओं के प्रतिनिधियों के साथ उसकी लड़ाई बेहद कठिन और कठोर होने वाली थी। औसत प्रतिनिधि के खिलाफ भी, वह शायद खुद को रोक पाने में असमर्थ होगा। फियोना और इयान जैसे दिग्गजों के खिलाफ, उसे यकीन नहीं था कि वह जीत पाएगा, भले ही वह अपनी सारी शक्ति और सारे संसाधन इस्तेमाल कर ले। और अभी तक, वह मुस्कुराए बिना न रह सका। वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के विरुद्ध अपनी मार्शल आर्ट का परीक्षण करेगा। कितना रोमांचक है! रूई ने अपने नोट्स पढ़ते हुए मुस्कुराया। वह इतना उत्साहित था कि वह मार्शल कॉन्टेस्ट का इंतजार भी नहीं कर पा रहा था। वह तुरंत उठकर बाहर चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? केन ने पूछा। वापस प्रशिक्षण पर, उन्होंने दोनों को पीछे छोड़ते हुए कहा। एक अलग प्रशिक्षण हॉल में पहुंचा जिसे उसने पहले से ही अपने लिए आरक्षित कर रखा था। वह एकांत चाहता था। वह ध्यान करते हुए बैठ गया। उसने मानसिक रूप से वॉइड एल्गोरिथम के अपने अनुप्रयोग का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। चूंकि वॉइड एल्गोरिथम सूचना प्रोटोकॉल की एक प्रणाली थी, इसलिए उसे इसका उपयोग करने के लिए हिलने की जरूरत नहीं थी। वह ध्यान करते हुए भी इसे निखार सकता था। उनका लक्ष्य वॉइड एल्गोरिथम के अपने अनुप्रयोग को परिष्कृत करना था। उन्होंने प्रारंभिक प्रतियोगिता में अपने पिछले मुकाबलों को फिर से देखा। उन्होंने उनमें से प्रत्येक की मानसिक रूप से समीक्षा की थी, और इस बात पर नोट्स लिए थे कि वे चीजों को कैसे बेहतर कर सकते थे। और फिर भी, जब उसने अपनी आंखें बंद की, उसने अंधकार देखा। उसने शून्यता देखी। जब से उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया था, तब से वे अपनी मार्शल आर्ट को एक इकाई के रूप में देखने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसा दिखेगा? यह क्या हो सकता है? इससे क्या होगा? उसने अपनी आंखें बंद की और अंदर की ओर देखा। खुद को देखा, अपने मार्शल पथ को देखा, अपनी मार्शल आर्ट को देखा। पीयूष ने एक ब्रह्मांड देखा, सितारों से अटा पड़ा है, उज्ज्वल जीवन से अटा पड़ा है। हालांकि, इसके केंद्र में अंधकार का शून्य था। ये ले जाया गया। नहीं, ये बरसा, ये घट गया, ये बह गया। जैसे जैसे ये ब्रह्मांड में प्रकाश को अवशोषित करता गया, इसने अपना रूप बदला। शून्य के बहने के साथ ही तारे एक एक करके गायब हो गए और इसने अपना रूप बदलते हुए इसे यथासंभव सहजता से घेर लिया। यह एक साइकेडेलिक दृश्य था, जिसकी कल्पना करना भी असंभव था। लेकिन वह समझ गया कि ये अजीब दृश्य क्या थे। ये उनकी मार्शल आर्ट थी। एक बहता हुआ शून्य जिसने सब कुछ निगल लिया। एक बहता हुआ शून्य। वह फुसफुसाया, हम। ये बुरा नहीं लगा। वास्तव में, उसे यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपना सिर हिलाया और वापस प्रशिक्षण पर लौट गए। तारांकन। एक सप्ताह बीत गया और समय आ गया। मार्शल प्रतियोगिता के लिए केवल 2 दिन बचे थे। मार्शल अकादमी ने सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था की थी जो उसे हाजिन से कैंड्रियन साम्राज्य की राजधानी वर्गार तक ले जाएगी, जहां मार्शल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये पहली बार था जब वह मानतीयन क्षेत्र से बाहर निकला था, जहां उसका शहर हाजिन था। लेकिन इस समय वह इस बात से बहुत परेशान नहीं था।
वह यात्रा के दौरान अपनी आंखों को पूरी तरह से लगाए बैठा था, ताकि वह आने वाले मार्शल कॉन्टेस्ट पर अपनी एकाग्रता और ध्यान को बनाए रख सके। उन्होंने मार्शल कॉन्टेस्ट के बारे में जो कुछ भी उन्हें मालूम था, वह सब बताया। 16 प्रतिनिधि, 4 राउंड, एक चैंपियन। मार्शल कोलोसियम, जिसमें मार्शल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी, एक विशाल बहुपर्यावरणीय क्षेत्र था, जो ये सुनिश्चित करता था कि किसी एक मार्शल आर्ट को किसी एक वातावरण के कारण दूसरे पर अनुचित लाभ न मिले। ये टूर्नामेंट एलिमिनेशन स्टाइल टूर्नामेंट था, जिसमें हर राउंड में आधे प्रतियोगियों को बाहर कर दिया जाता था और प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था, जब तक कि केवल एक व्यक्ति शेष न रह जाए। उस व्यक्ति को मार्शल चैंपियन का ताज पहनाया जाता था। उनके विरोधी अद्वितीय और शक्तिशाली मार्शल आर्ट वाले प्रतिष्ठित योद्धा थे। पिछले हफ्ते रूई अक्सर अप्रेंटिस लाइब्रेरी में जाता था। वह इसलिए नहीं जाता था कि वह अपने लिए कोई तकनीक खरीदना चाहता था, बल्कि इसलिए जाता था कि वह उन शैलियों की तकनीकों को सीखे जो उसे पता था कि उसके विरोधियों के पास हैं। उन्होंने ऐसा इस बात की गहन समझ प्राप्त करने के लिए किया कि वे लड़ाई में किस प्रकार का रुख अपना सकते हैं तथा उनकी युद्ध शैली कैसी हो सकती है। बेशक, यह अभी भी काफी उथला था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उनके पास क्या तकनीकें हैं, न ही वह स्वयं तकनीकों को अच्छी तरह से जानता था। जब तक वह तकनीकें नहीं खरीदता, वह मार्शल अकादमी के पास मौजूद तकनीकों के बारे में सभी डेटा को पढ़ने में सक्षम नहीं होगा। सबसे अच्छा वह जो कर सकता है वह है गलतियों से बचना और उनमें से प्रत्येक के खिलाफ अधिक लक्षित एहतियाती उपाय करना, जितना संभव हो उतना मदद करना। NO12BIN.com। बेशक, चूंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए ये उपाय भी सरल और प्राथमिक थे। मार्शल प्रतियोगिता के आगे बढ़ने के साथ ही वह इन पर काम कर सकेगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें लगभग सभी लड़ाकों को कम से कम एक बार लड़ते हुए देखने का मौका मिलता था, उसके बाद ही वह उनसे भिड़ते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले ही राउंड में उनका प्रतिद्वंद्वी था, जिसके साथ उन्हें बिना किसी बाधा के लड़ना था। हालांकि, अन्य सभी राउंड के लिए वह वॉइड एल्गोरिदम के माध्यम से अधिक गहन रूप से अनुकूलित शैली का निर्माण करने में सक्षम होगा। इसका प्रभावी रूप से मतलब था कि समय बीतने के साथ साथ वह लड़ने के लिए अधिक से अधिक कठिन प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। इस प्रारूप ने उसे लाभ पहुंचाया, जबकि इसने सामान्य सेनानियों को नुकसान पहुंचाया। उसके विरोधियों से निपटना आसान हो जाएगा, क्योंकि समय बीतने के साथ उन्हें अपनी मार्शल आर्ट के बारे में और अधिक बताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और हालांकि यह उसके लिए भी सच था। उसके पास अपना अनुकूली विकास था जिसने उस नकारात्मक पक्ष को कम किया और उसकी भरपाई की। एक तरह से, पहला राउंड सबसे कठिन होने की संभावना थी, क्योंकि वह बिना किसी जानकारी के लगभग अंधेरे में चल रहा था। उसे बेहद सावधान रहने की जरूरत थी, अन्यथा वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ तालमेल बिठाने का मौका मिलने से पहले ही ट्रम्प कार्ड से हार सकता था। हालांकि, ऐसा होने की संभावना नहीं थी। पहले राउंड में इस तरह का ट्रम्प कार्ड दिखाना अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि आपके भावी प्रतिद्वंद्वी इसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे। रूई ने अनुमान लगाया कि उसके प्रतिद्वंद्वी पहले राउंड में जितना संभव हो उतना कम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यही उनकी योजना भी थी। वह निश्चित रूप से स्टिंगर और ब्लिंक का उपयोग नहीं करेगा जब तक कि उसे वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता न हो। वह फैंटम सटेप तकनीक को गुप्त रखने की भी कोशिश करेगा यदि वह ऐसा करने से बच सकता है। हालांकि, ये बहुत लालचपूर्ण हो सकता है। कुल मिलाकर, वह सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहता था, जबकि वह जो कुछ भी कर सकता था, उससे बचने की कोशिश कर रहा था। यह एक पतली रेखा थी जिस पर चलना था। बहुत लालची होने पर वह हार सकता था, बहुत सतर्क होने पर वह प्रतियोगिता जीतने में सक्षम नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने अन्य प्रतिनिधियों के सामने बहुत कुछ बता दिया था। ये सभी विचार उसके शांत स्वभाव के बावजूद उसके दिमाग में कौंध रहे थे। अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा जल्दी पहुंच गया था। हालांकि, उसे सामान्य घोड़ागाड़ी से कहीं ज्यादा तेज वाहन में ले जाया गया था। उसने मान लिया था कि यह किसी गूढ़ तकनीक से संचालित कुछ है, लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वह विचलित नहीं होना चाहता था। फिर भी वह कैंड्रियन साम्राज्य की राजधानी वर्गार्ड को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में शानदार था। हाजिन का मुख्य भाग एक प्रभावशाली व्यापार केंद्र था, लेकिन वर्गार्ड किसी भविष्य काल्पनिक स्वप्नलोक जैसा दिखता था। इसने वास्तव में कैंड्रियन साम्राज्य की राजधानी के रूप में छवि को बेच दिया। प्रशिक्षक कायरी, निर्दिष्ट आवास छात्रावास कितनी दूर है? रूई ने पूछा। दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, स्क्वायर कायरी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे डर है कि इसमें कुछ समय लगेगा। प्रत्येक प्रतिनिधि को अकादमी के स्क्वायर स्टाफ द्वारा समर्थन दिया गया था। रूई को कायरी और डायलन को सौंपा गया था। आराम करो बच्चे, स्क्वायर डायलन ने हाथ हिलाते हुए उससे कहा। जल्दबाजी या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आवास की व्यवस्था काफी शानदार होगी, यह मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मार्शल प्रतियोगिता एक ऐसा आयोजन नहीं था जो एक ही दिन में समाप्त हो जाए। प्रत्येक राउंड को कम से कम एक दिन तक चलने के लिए निर्धारित किया गया था। इस प्रकार, पूरी प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी। क्या मैं अन्य प्रतिनिधियों के समान ही छात्रावास में रहूंगी?
रूई ने सोचा। डायलन ने उस पर व्यंग्य किया। और क्या क्या तुम्हें उम्मीद थी कि अकादमियां तुम्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आलीशान कमरे देंगी? नहीं, डॉर्मेट्री आवास मार्शल कोलोसियम के काफी करीब है, आप सभी को पास ही रखा जाएगा ताकि यह सुविधाजनक हो और कोई जटिलता न हो। डायलन ने कंधे उचका दिए। क्या यह अजीब बात नहीं है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक ही ब्लॉक में रह रहे हैं? रूई ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। जब मैं हाजिन शाखा की प्रतिनिधि थी तब भी हालात ऐसे ही थे, उसने जवाब दिया। मैं समझ गया, उसने कंधे उचकाए, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे अंततः पहुंच गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मार्शल कोलोसियम बहुत बड़ा था। ये बहुत ऊंचा और शक्तिशाली था और इसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इसकी वास्तुकला रूई को पृथ्वी पर प्राचीन रोमन वास्तुकला की बहुत याद दिलाती थी। कोलोसियम से भौगोलिक दृष्टि से अधिक दूर नहीं एक स्थान पर एक सुविधा थी जिस पर मार्शल अकादमी का प्रतीक चिन्ह लगा था। क्या यही है? रूई ने पूछा। हाँ, डायलन ने सिर हिलाया। इसमें वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। अगर आप अभ्यास और वार्म अप करना चाहते हैं तो आपको सभी प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इसलिए यह इतना बड़ा है। ये सुनकर अच्छा लगा, रूई ने जवाब दिया, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह मार्शल कॉन्टेस्ट के लिए बिल्कुल भी प्रशिक्षण लेगा। प्रतियोगिता शुरू होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। वह जानता था कि इस स्तर पर वह और कुछ नहीं कर सकता था। अब वह केवल शांति से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वे तुरंत उतर गए और सुविधा केंद्र की ओर चल पड़े। आपका स्वागत है, आपके आवास की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। एक कर्मचारी ने अभिवादन किया। कृपया हमें आपको आपके संबंधित आवास तक ले जाने की अनुमति दें। बाद में मिलते हैं रूई। स्क्वायर डायलन ने कहा। थोड़ा आराम करने और तरोताजा होने की कोशिश करो। रूई ने सिर हिलाया, इससे पहले कि वे प्रशिक्षकों से अलग हो जाते। क्या अन्य प्रतिनिधि अभी तक आ चुके हैं? रूई ने पूछा। उनमें से एक ने तो ऐसा किया है, परिचारिका ने उत्तर दिया। वारगार्ड का प्रतिनिधि कल ही तय समय से पहले आ गया था। वारगार्ड का प्रतिनिधि था फियोना रोशम। रूई ने याद किया। मैं समझ गया, शायद वह उससे टकरा जाएगा। जल्द ही वे उसके कमरे में पहुंच गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस सुविधा में रहने के दौरान ये आपके रहने की व्यवस्था होगी, स्टाफ अटेंडेंट ने बताया। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो कृपया हमारी मदद लेने में संकोच न करें। धन्यवाद, रूई ने अंदर जाने से पहले जवाब दिया। कमरा काफी बड़ा और आलीशान था। कपड़ों का बैग जो उसने पैक किया था, वह समय से पहले ही आ गया था। अच्छी सेवा है, उसने सिर हिलाया। प्रतिनिधियों को संभवतः ऐसी सुविधा इसलिए दी गई थी ताकि इसमें कोई संदेह न रहे कि कोई असुविधा तो नहीं है जो उनके मैचों के लिए उनकी सर्वोत्तम स्थिति को खराब कर सकती है। बाथरूम भी बहुत बड़ा है, हे भगवान, उसने बुदबुदाया। बेशक, वह शिकायत नहीं कर रहा था। उन्होंने जल्दी से टब में नहाने का सामान तैयार किया और फिर उसमें आराम किया। उन्हें लगा कि उनकी थकान और थकावट दूर हो गई है। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने में अच्छा काम किया कि प्रतिनिधि आरामदायक महसूस करें। उन्हें यहाँ 4 दिन बिताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब मेरा काम खत्म हो जाए तो मुझे कुछ खाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि खाना भी बढ़िया होगा। उसे काफी समय हो गया था जब उसने शानदार खाना खाया था। उन्होंने याद करते हुए कहा, मुझे प्रशिक्षक काइरी और डायलन से भी मिलना चाहिए। लगभग आधे घंटे तक वह काफी आराम में रहा, हालांकि वह अभी भी अपने विचारों और एकाग्रता को लगातार मार्शल प्रतियोगिता पर केंद्रित कर रहा था, जितना वह चाहता था। एक बार वह बाहर निकला, अपने आप को सुखाया और कपड़े पहने। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी भौहों पर बल पड़े। दरवाजे पर कौन था? स्क्वायर प्रशिक्षक। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने थोड़ा नीचे देखा और उसकी नज़र भूरे बालों और चांदी जैसी आंखों वाली एक छोटी दुबली लड़की पर पड़ी। उसका रूप डरावना नहीं था। डराने वाली बात थी उसका निष्क्रिय मानसिक दबाव। हाय, उसने कहा, तो आप रूई क्वारिया हैं? वह उसे ऊपर से नीचे तक अध्ययन करते हुए बुदबुदाई। ओह, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप वर्गार्ड शाखा के प्रतिनिधि हैं। NO12BIN.C ओम। हाँ, वह मुड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। मेरा नाम फियोना रोशेम है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वे बस एक दूसरे को देखते रहे। तो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रूई ने पूछा। फियोना ने कंधे उचका दिए। कुछ भी नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? वह अपना सिर झुकाकर सचमुच उलझन में थी और उत्सुक थी। रूई ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। तुम यहाँ क्यों हो? रूई ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम खो गए हो? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ उस आम लड़के को देखना चाहती थी जिसने केन को हराया था।
जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे यकीन करना मुश्किल हो गया। तुमने ये कैसे किया? खैर, वह अचानक परिपत्र से सीधे हो गई। फिर भी, अजीब बात यह थी कि जब उसने उसकी चांदी जैसी आंखों में देखा, तो उसे केवल जिज्ञासा ही दिखाई दी। रूई ने कंधे उचकाए, कड़ी मेहनत की, चतुराई से लड़ा। मैं समझ गई, उसने कहा। खैर, अलविदा। रूई के जवाब देने से पहले ही वह वहां से चली गई, और रूई को दरवाजे पर खड़ा छोड़कर, उसे पीछे हटते हुए देखता रह गया। को समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे। उसकी छवि बिखर चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि वह ठंडी, अलग-थलग और घमंडी स्वभाव की होगी, लेकिन वह एक चंचल लड़की निकली जिसमें बहुत जिज्ञासा थी। लेकिन एक बात जो उन्होंने सही कही वह ये थी कि वह मजबूत थी। अविश्वसनीय रूप से मजबूत। उसका निष्क्रिय मानसिक दबाव बहुत गहरा था, वह बिना प्रयास किए भी मजबूत थी। बिना चाहे भी। केवल उसकी जिज्ञासा ही उसके मन पर भारी पड़ रही थी। रूई को संदेह था कि वह स्क्वायर उम्मीदवार भी हो सकती है, हालांकि वह निश्चित नहीं था। जल्द ही, वह कैफेटेरिया की ओर बढ़ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि अन्य प्रतिनिधि न केवल आ चुके थे, बल्कि उसी टेबल के चारों ओर इकट्ठे भी हो गए थे। तभी उसे याद आया कि वे सभी एक दूसरे से काफी हद तक परिचित थे, क्योंकि वे सभी मार्शल समुदाय का हिस्सा थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। रूई उनकी छानबीन करते हुए भी उनकी निगाहों को महसूस कर सकता था। वे मजबूत हैं। वह थोड़ा मुस्कुराया। रूई, स्क्वायर कायरी ने उसे पुकारा। प्रशिक्षक। रूई ने मुड़कर उसकी ओर देखा। जल्दी से खाओ, और बेझिझक उनके साथ शामिल हो जाओ। उसने इशारा किया। हालांकि आप प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन आप सभी अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं उनके साथ दिन पर बातचीत करने में विशेष रुचि नहीं रखता। अरे रूई, एक लड़की की आवाज ने उसे पुकारा। उसने तुरंत ही उसे पहचान लिया। वह बिना कुछ कहे फियोना की ओर मुड़ा। उसने उस मेज पर एक खाली सीट की ओर इशारा किया जिस पर वे सब बैठे थे। स्क्वायर कायरी ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। रूई ने एक क्षण तक उसे देखा और फिर कंधे उचका दिए। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। हालांकि वह उन तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाने की परवाह नहीं करता था, लेकिन वह सीधे निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करता था। वह उनके बारे में उत्सुक था। जब वह वहां पहुंचा तो समूह में से एक व्यक्ति ने उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अपनी मेज पर एक संकर जाति के आम आदमी को आमंत्रित करने के लिए तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फियोना, तुम पिछले 2 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली हो। क्या यह इतनी बड़ी बात है? उसने उसे जिज्ञासा भरी नजर से देखा। तुम ही एकमात्र शिकायत कर रहे हो। क्या तुम उस आम लड़के के बारे में उत्सुक नहीं हो जिसने केन, फे और हेवर को हराया था? नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं ऐसा करता भी, तो मैं उसे अपनी मेज पर खाने के लिए नहीं बुलाता। तुम हमेशा की तरह अपनी हैसियत के प्रति लापरवाह हो। रूई को बुरा लगने की बजाय मजा आया। सामान्य अपमान वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसने स्पष्ट रूप से कुछ प्रतिनिधियों से घमंडी व्यवहार की उम्मीद की थी। उसने बिना किसी परेशानी के कंधे उचका दिए। मुझे जिसकी परवाह है, मैं उसकी परवाह करती हूँ। वह दिलचस्प है, इसलिए मुझे दिलचस्पी है। मुझे दिलचस्पी है, इसलिए मैंने उसे आमंत्रित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह बिना कुछ कहे ही रूई की ओर मुड़ा, और उसे विनम्रतापूर्वक जांचते हुए आहें भरने लगा। सोचिए केन तुम्हारे जैसे गंदे बाल और आंखों वाले एक आम आदमी से हार गया। मार्शल समुदाय क्यों सोचता है कि उसकी प्रतिभा मेरे बराबर है, यह मेरी समझ से परे है। नवंबर LB JNN। रूई ने अपना सिर झुकाया और उसे एहसास हुआ। आह, तुम जरूर इयान नेपोम्नियाचची होगे। ओह, इयान ने हंसते हुए कहा। क्या केन ने मेरा जिक्र किया? उसने किया। रूई ने सिर हिलाया। मुझे कहना होगा कि उसने आपकी असुरक्षा और हीन भावना का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इयान की आंखें उन शब्दों को सुनकर सिकुड़ गईं। एक आम आदमी के मुंह से निकले ये साहसिक शब्द। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। रूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। यह अपमान तभी होगा जब आप ऐसा चाहते हैं। और अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? रूई पर उसका मानसिक दबाव और बढ़ गया। मेज पर बैठे अन्य प्रतिनिधि दिलचस्पी से चुपचाप देख रहे थे। ठीक है, रूई ने अपनी ठोड़ी खुजाई। तो मार्शल कॉन्टेस्ट वाकई सुविधाजनक समय पर है ना? उसने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। इयान ने उसे घूरते हुए देखा और उसके ठंडे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिरकार, हम किसी बात पर सहमत हो सकते हैं। मैं तुम्हें पूरे साम्राज्य के सामने शिक्षित करूंगा। बेशक, मुफ्त में। वह हंसा। मुझे पता है कि तुम्हारे बेचारे आम आदमी के पास मुझे पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। चिंता मत करो, मुझे एहसान वापस करने की आदत है। उसने कंधे उचकाए, ब्याज सहित। मेज पर तनाव बढ़ गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहीं और अभी मुफ्त में सबक दे सकता हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा। मार्शल कॉन्टेस्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह अनुमति नहीं है, फियोना ने चहकते हुए कहा। तुम्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, तुम्हें पता है। शायद यही सबसे अच्छा है।
कृपया जारी रखो, मेरी बात पर ध्यान मत दो। उसने तनाव को तोड़ते हुए कहा। वह यान द्वारा उस पर डाले जा रहे बढ़ते दबाव से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। हम्फ, उसने अपनी आंखें बंद करके उठते हुए कहा। हम इसे मार्शल कॉन्टेस्ट में जारी रखेंगे। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को शिक्षित करना होगा। वह चला गया। ठीक है, एक लड़की ने चुप्पी तोड़ी। पिछले 2 सालों में भी वह नहीं बदला है। वास्तव में, नारंगी बालों वाला एक लड़का बोला। वह हमेशा की तरह घमंडी और दबंग है। रूई ने उसके चेहरे की विशेषताओं को पहचाना और उसके कपड़ों पर लगे चिन्हों को भी। वे गारमोर मार्शल परिवार के थे, जिसने उन्हें विल्लिमैन शाखा का प्रतिनिधि फ्रैंक गारमोर बना दिया। उन पर भारी दबाव था, वे बिना किसी संदेह के मजबूत थे। वह बोरिंग है, चलो उसके बारे में बात करना बंद करें। फियोना ने कहा, मुझे जिस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है, वह है। वह उत्सुक आंखों से रूई की ओर मुड़ी। सच में, तुमने केन, फे और हेवर को कैसे हराया? ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हें बताएगा? उसके बगल में बैठी एक लड़की ने पूछा। वह एक प्रतियोगी है, वह अपने मुकाबले के बारे में कुछ भी सार्थक नहीं बताएगा। रूई ने उसे भी पहचान लिया। फ्रिट्जर शाखा की प्रतिनिधि फेलिसिया एर्नांड। उसका शांत व्यवहार आत्मविश्वास से भरी शक्ति की तस्वीर पेश करता था। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है? फियोना ने पूछा। ये कहना कि मैं नहीं हूं, झूठ होगा। उसकी आंखें कुछ दिलचस्पी के साथ रूई की ओर मुड़ गईं। क्या ये विश्वास करना सचमुच इतना कठिन है? रूई ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत। उनमें से एक और आदमी ने उत्तर दिया। वह विशालकाय था, उसकी उपस्थिति एक भव्य पर्वत की तरह थी। केन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और कैंड्रियन साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली मार्शल परिवारों में से एक का हिस्सा भी है। फिर भी यहाँ एक आम आदमी आता है जिसने उसे हरा दिया, जबकि वह अकादमी में शामिल होने के बाद ही आगे बढ़ा था। ये लगभग एक बेतुकी कहानी है। रूई ने उसे तुरंत पहचान लिया। अर्जुन एरिगेसी, रक्षात्मक पावरहाउस। रूई मुस्कुराया। वह इस बात से सहमत था कि यह एक बेतुकी कहानी थी। सच कहूं तो, वह केन को हराने के लिए इतना मजबूत बनने में सक्षम था, इसका कारण वास्तव में अलौकिक परिस्थितियां थीं। अक्षरशः